वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मेगा रिवीजन प्रोग्राम में क्लास 11th केमिस्ट्री का सेट 3 डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा फुल सिलेबस टेस्ट है। इसका भी पैटर्न सेम प्रीवियस पेपर की तरह है, जैसा कि आपके जेके बोर्ड में मॉडल टेस्ट पेपर दिया हुआ है। इसमें भी टोटल 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स ईच होगा। सेक्शन सी में 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच आएंगे। मतलब 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 9, 3 मार्क्स के 9 और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होगा, ऑप्शन होगा और होगा जिसे बोलते हो। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको ग्राम के साथ साथ एटम दे दे या ग्राम मॉलिक्यूल दे दे या ग्राम आयन दे दे तो इसका मतलब होता है मोल। जैसे ग्राम एटॉमिक मास मतलब मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस का मास, और सब्सटेंस यहाँ एटम है तो 1 मोल एटम का जो मास होगा वो मोलर मास होगा। इसे ही हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। और डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे हम लोग, जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वही ग्राम एटॉमिक मास का भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। लेकिन एटॉमिक मास को AMU में लिखते हैं या U से लिखते हैं और ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे। तो इसे डिफाइन किया हमने, ग्राम एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज दैट मच क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम देखें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 AMU होता है और एटॉमिक नंबर 12 होता है। एटॉमिक मास 24 AMU होता है तो ग्राम एटॉमिक मास 24 ग्राम होगा। ये मोलर मास भी है तो इसे ग्राम पर मोल भी आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होगा जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो डिफाइन किया, इट इज़ डिफाइंड एज केमिकल स्पीसीज विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहा है, तो कार्बन मान लो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो ऑक्सीजन तो ख़त्म होगा नहीं, ख़त्म कौन होगा? कार्बन। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज कार्बन। सिंपल सा एग्जाम्पल। थर्ड है, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो पीरियोडिक फंक्शंस होता है ये किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। और मेंडलीफ ने क्या बोला था? एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। नॉर्मेलिटी दिया है और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मोल निकालेंगे, क्योंकि अगर मोल निकालें तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आ जाता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़ा है मोलरिटी क्या के टर्म में। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अब हमारे पास नॉर्मेलिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है। तो यहाँ से मोलरिटी हो जाएगा नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास 0.02 है, तो 0.02 डिवाइडेड बाय n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का 2 होगा, क्योंकि ये 2 H+ आयन दे सकता है। इंटू वॉल्यूम लीटर में लेना है, 100 ml है तो 100/1000। तो 2 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होगा, 0.01 बाय 10 0.001 मोल आ गया, दैट इज़ 10 का पावर -3 मोल। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर -3। तो 6.022 इंटू 10 का पावर 20 हो जाएगा, 022 इंटू 10 का पावर 20। तो ये ऑप्शन देखो फर्स्ट पार्ट में है तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? NH3 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO और वाटर बना रहा है। तो ऑक्सीजन जो है NH3 के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया। कॉम्बिनेशन नहीं है, रेडॉक्स है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -3 है, ऑक्सीजन का 0 है,
नाइट्रोजन का यहाँ +2 हो गया और ऑक्सीजन का -2 हो गया। तो नाइट्रोजन -3 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, देयरफॉर इट इज़ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, देयरफॉर इट इज़ रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट हमारा सी में है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसमें 0 है, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1 तो जिंक का +2 आ जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है, हाइड्रोजन का 0। तो जिंक का 0 से +2 हो रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का +1 से 0 हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, और HCl में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो HCl क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो HCl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड हमारा पोटासियम बनाता है KO2। KO2 में पोटासियम का +1 है तो ऑक्सीजन का -1, O2- को हम लोग सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है 8 में, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन हम लोग किस किस चीज़ में करते हैं। तो जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, बैटरीज होते हैं, बैटरी बनाने में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में होगा, तो इसको अगर वायर के थ्रू फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन से काम चल जाता, दूसरा भी लिख सकते हो। ये देखो लिखा है दूसरा बच्चे ने, कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही बैटरी में ही हम लोग यूज करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आप लोग लिख सकते हो इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ निकालते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर एसिड का निकालना है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस, और बेस का निकालना है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेंजीन रिएक्ट्स विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अटैकिंग रिएजेंट। ये बेंजीन का सल्फोनेशन है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट जो है SO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज हिंडर्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा तो रोटेशन फिजिबल नहीं होगा, इसीलिए इसका रोटेशन हिंडर्ड होता है। तो हमने सेक्शन ए डिस्कस किया, अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर एटॉमिक मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड मॉलिकुलर मास। वैसे एटॉमिक मास एटम का देना चाहिए और मॉलिकुलर मास मॉलिक्यूल का होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एक एटम का मास जो होता है किसी भी केमिकल स्पीसीज में, एक एटम का जो मास होगा दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, और इसका जो रेफरेंस लेंगे वो लेते हैं कार्बन 12 आइसोटोप से, with respect to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मतलब कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होगा, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसका 1/12 से कोई एटम जितना ज़्यादा हैवी होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। दूसरा है मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दो, दैट इज मॉलिकुलर मास। जैसे CH4 है, कार्बन CH4 में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो 12 + 4 × 1 तो 16 AMU हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सबसेल है उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि P सबसेल है तो इसमें 3 ऑर्बिटल है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पहले एक एक करके फिल करेंगे, इसके बाद इसकी पेयरिंग होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ P3 है, एक एक करके फिल होगा। अगर P4 हो जाता, जैसे इसमें P4 होता तो पहले एक एक करके फिल करेंगे, उसके बाद इसकी पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर S ब्लॉक एलिमेंट्स, डिस्कस देयर ऑक्सीडेशन स्टेट।
एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट के एस सबसेल में जाएगा, ठीक है। तो द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। इसमें एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और ग्रुप 2 का +2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिफर फ्रॉम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, तो 2 मार्क्स में है। एक तो लॉ का डिफरेंस हो गया, उसके बाद एलिमेंट्स का डिफरेंस बता सकते हो, जैसे कि फर्स्ट में इसने भी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है मॉडर्न और एटॉमिक वेट पे बेस्ड है मेंडलीव। दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को अलग से स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट है और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो उसके लिए स्पेस देना जरूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS1 to 2, एन की वैल्यू 2 to 7 हो सकता है, ठीक है ना। तो एन जो है लास्ट ऑर्बिट होगा। पी ब्लॉक में NS1 to एन, पी ब्लॉक है तो NS2 होगा, NS2 NP 1 to 6, ठीक है। और डी ब्लॉक में NS 0 से 2 होगा और इससे एक पहले वाले ऑर्बिट में डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। उसी तरह एफ ब्लॉक में NS2 N-1, डी में 0 to 1 और एफ में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ VSEPR थ्योरी, व्हाट आर ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज़ 2, 3 and 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो VSEPR थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि उसके बीच का रिपल्सन मिनिमम हो, ठीक है। जैसे कि अब लोन पेयर, दो लोन पेयर का, लोन पेयर नहीं, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोला, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कोई भी ले सकते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल लिया है BeF2, तो इसमें 2 ही पेयर है तो दोनों आपस में 180 डिग्री पे अगर अरेंज हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे 180 डिग्री और स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर। BF3 3 आपस में 120 डिग्री पे अगर अरेंज हो जाए तो बॉन्ड एंगल 120 और स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरा लिया है CH4, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पेयर है, चारों आपस में टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स पे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। अब हमें डिफाइन करना है एंट्रोपी को और फ्री एनर्जी को। एंट्रोपी जो है ये होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होता है गैस की, उससे कम लिक्विड की, उससे कम सॉलिड की। इसका अगर फॉर्मूला देखोगे तो ΔS होता है Q/T, ठीक है। और फ्री एनर्जी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल मेजर दी मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क ऑब्टेंड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका रिलेशन होता है ΔG = ΔH - T ΔS। नेक्स्ट है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, नेम द टाइप्स ऑफ बफर। बफर क्या होता है बच्चे, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस या वाटर ऐड करें तो उसके pH के चेंज को वो रेजिस्ट करेगा। इसके 2 टाइप होते हैं, सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में भी 2 होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। नेक्स्ट है, डिफाइन pH, राइट pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो pH हम लोग डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन, या इसी को आप लिख सकते हो -log(10) H3O+ आयन, ठीक है। प्योर वाटर का pH 7 होगा, ये मेंशन कर देना 25 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर एसिड है तो 0 to 1 होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, अदरवाइज <7 एसिडिक होता है। और 12 to 14 होता है स्ट्रॉन्ग बेस का, अदरवाइज 7 से ज़्यादा जो है बेसिक होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है इसीलिए हमने मेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है, डिफाइन फॉलोइंग विथ एग्जांपल, एवोगाड्रो नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम,
ठीक है। तो पहला है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं 1 मोल सब्सटेंस में जितने पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, तो 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होगा दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर। तो जैसे 1 मोल हाइड्रोजन है, इसमें एवोगाड्रो नंबर दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होगा हाइड्रोजन का। अगर मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, तो मास के टर्म में अगर मोल को डिफाइन करोगे तो जो मोलर मास होता है वो 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है। मोलर मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो जो मोलर मास है 1 मोल का मास है, तो मोल इज डिफाइंड एज गिवन मास इन ग्राम एंड मोलर मास का रेशियो। उसी तरह वॉल्यूम के टर्म्स में अगर डिफाइन करेंगे तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर एंड 22.4 लीटर का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड मोल, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा एटम्स है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। अगर 3 क्वांटम नंबर लाइक N, L, M सेम हो भी गया तो 4th क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। इसीलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्योंकि अगर ऑर्बिटल सेम है तो N, L, M तीनों सेम होगा, यहाँ से S की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्लॉकवाइज है +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन का हम लोग पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली हाई एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए जो एक्सप्रेशन आया था ΔX इंटू ΔP ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का बी पार्ट है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। क्रोमियम का जो कन्फिग्रेशन है 3d5 4s1 होता है, 3d4 4s2 नहीं होता है। तो इसका रीज़न है बच्चे, जो क्रोमियम है इसमें अगर हम लोग ऑबो रूल से देखें तो 3d5 4s2 3d4 4s2 होगा, लेकिन हमने पढ़ा है जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो 3d4 4s2 में ना तो d हाफ है ना तो फुल है, तो अगर S से एक इलेक्ट्रॉन ले लें 3d5 4s1 तो d भी हाफ S भी हाफ, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में पर्टिकुलर बोर ऑर्बिट में मूव करेगा तब तक उसकी जो एनर्जी होगी वो उस ऑर्बिट के एनर्जी के इक्वल होगी। अगर वो एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज करता है दैट इज़ गेन या लूज करता है, तो वो अगर गेन करेगा तो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, लूज करेगा तो लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन वर्क एंड हीट, डिराइव द इक्वेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसको हम लोग जो केमिस्ट्री में लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेते हैं, और इसका डेरिवेशन करेंगे -PdV, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होगा, और PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो P इक्वल्स टू nRT/V, क्योंकि प्रेशर जो है कांस्टेंट नहीं है और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसीलिए इंटीग्रेट नहीं होगा, तो प्रेशर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया, माइनस कांस्टेंट था तो बाहर हो गया nRT/V dV। nRT भी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, R ऑलरेडी कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट है, तो nRT बाहर आ गया, तो dV/V 1/V dV का इंटीग्रेशन ln/V लिमिट V1 से V2, और लिमिट पुट कर देंगे ln/V2 माइनस ln/V1, तो log x माइनस log y log x/y होता है, तो ln/V2/V1 होगा, और ln को log बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो। अब अगर प्रेशर के टर्म में चेंज करेंगे तो P1/P2 V2/V1 के इक्वल होता है, तो प्रेशर के टर्म में P1/P2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कैलकुलेट pH ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। कितना है? 10 ml 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड और 10 ml 0.1 मोलर KOH। तो सबसे पहले देखो हमारे पास H+ आयन निकालते हैं, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, एक सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H+ आयन होते हैं, ठीक है।
तो मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों दिया है, तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी वॉल्यूम लीटर में लेना है। तो इसमें हमें H+ का मोल निकालना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जितना मोल आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H+ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल कितना होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, हमें H+ का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 0.1 वॉल्यूम 10/1000, तो ये हमारा मोल निकल गया H+ का। सिमिलरली OH- का निकालना है, KOH है, तो KOH में एक ही OH है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रह जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बाय 1000, तो इसका भी मोल आ गया। अब देखो H+ ज़्यादा है OH- से, तो H+ जो है OH- को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इतना H+ इसको न्यूट्रलाइज में ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इसमें से इसको माइनस कर दो, इतना H+ बच जाएगा, मोल निकल गया। अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है H+ का, कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो जितना मोल आया है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ये 10 ml, ये 10 ml, 20 ml है, तो 20/1000 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग H+ की मोलरिटी निकालेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा तो अब ये मोलर हो जाएगा, तो मोलरिटी आ गया तो pH निकल जाएगा -log(10H+ आयन, तो यहाँ से pH की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट आर कार्ब एनायंस, हाउ आर दे क्लासिफाइड, गिव देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये कार्बोकेटाइन कार्ब एनायंस है, ठीक है। तो कार्ब एनायन क्या होता है बच्चे, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर और निगेटिव चार्ज होगा। तो ऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैज कार्बन एटम कनेक्टेड विथ 3 बॉन्ड पेयर हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो इसमें मेन 4 टाइप्स हैं, मिथाइल कार्बन आयन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिथाइल की होगी, इसके बाद प्राइमरी की होगी, फिर सेकेंडरी, सबसे कम स्टेबिलिटी टर्सरी की होगी, क्योंकि जो टर्सरी है इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 0.2325 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालाइज्ड फॉर नाइट्रोजन बाय ड्यूमाज मेथड, 31.7 ml ऑफ नाइट्रोजन, मॉइस्ट नाइट्रोजन, मतलब मॉइस्ट नाइट्रोजन है तो इसमें एक्वस टेंशन को प्रेशर के लिए माइनस करना पड़ेगा, कलेक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 755.8 mm एज दी प्रेशर, कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन सैंपल, कितना परसेंट नाइट्रोजन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग जो दिया है वो लिख लेते हैं। 7th है हमारे पास, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक पूरा भी लिख लो, W से शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल मास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है 0.2325 ग्राम, ठीक है। 31.7 ml नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया है, मॉइस्ट नाइट्रोजन 31.7 ml, कलेक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 298 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर जो दिया है नाइट्रोजन का और जो मॉइस्ट नाइट्रोजन है उसी का है तो 755.8 mmHg, ये जो है मॉइस्ट नाइट्रोजन का है। तो इसके लिए हमें एक्वस टेंशन चाहिए, एक्वस टेंशन को इसे माइनस करेंगे तो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें इसका एक्वस टेंशन दिया ही नहीं, और एक्वस टेंशन डाटा हमें याद रखने का भी नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है तो एक्वस टेंशन चेंज हो जाता है। जैसे NCERT में दिया है 30 डिग्री पे 15 mmHg ही है, लेकिन 25 डिग्री पे जो एक्वस टेंशन होता है मतलब जो वेपर का प्रेशर है वो 23.8 mmHg हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये यूज कर लेंगे तो ये जो है हमारा मॉइस्ट था। अब यहाँ से प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा, जो ड्राई गैस का एक्चुअल नाइट्रोजन का प्रेशर होगा उसको माइनस कर लेंगे, 0.8 - 23.8, तो ये हो जाएगा 0, ये mmHg में ही आएगा, 0.5 - 32, 5 - 2 3 732 mmHg आ जाएगा। ये क्वेश्चन में डाटा देना चाहिए, डाटा नहीं दिया है तो इसका एक ऑप्शन और था हमारे पास, जो डाटा दिया है इसी को ड्राई का प्रेशर लेके सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, STP पे P1 V1/T1 = P2 V2/T2, और वॉल्यूम आएगा तो हम लोग
मोल निकाल लेंगे। ml में 22.4 लीटर रहता तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा, या मिलीलीटर में ही रहेगा क्योंकि ये मिलीलीटर में है, तो 22,400 से डिवाइड करके। तो हमारे पास फार्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन में, कंबाइंड गैस इक्वेशन फार्मूला P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, तो P1 जो डाटा हमारा दिया है 732 इंटू V1 वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 31.7 अपॉन T1 जो टेम्परेचर दिया है 298 इक्वल्स टू P2 हमारा दिया है, ये हम लोग STP पे ले रहे हैं, ये जो है सारा टर्म STP पे ले रहे हैं, तो STP पे प्रेशर होता है 760 mmHg इंटू वॉल्यूम हम लोग STP पे कैलकुलेट करेंगे, और T2 STP पे प्रेशर 273 होता है। तो V2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 732 इंटू 31.7 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 298, ये इधर आ जाएगा 760, ये हमने ml में रखा तो ml में आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 27.97 ml। तो अब वॉल्यूम आ गया, तो हम लोग यहाँ से मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन 27.97 अपॉन 22,400, क्योंकि ml में है, अगर ये लीटर में रहता तो 22.4 करते। ठीक है, मोल आ गया तो मास निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 27.97 अपॉन 22,400 ठीक है, इंटू, अरे एक जीरो ज़्यादा आ रहा है, 22,400 इंटू 28 ग्राम। ठीक है, अब मास आ गया, मास आ गया तो परसेंटेज निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का, कितना हो जाएगा, जो मास आया 27.97 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 22,400, इसको टोटल मास से डिवाइड कर दो, टोटल मास कितना है हमारे पास 0.2325 इंटू 100%। अब इसे सॉल्व करके आ रहा है 15.04%, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है व्हाई इज उर्ज रिएक्शन नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केनिंग कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जनरली उर्ज रिएक्शन से हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन बनाते हैं, क्योंकि उर्ज रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, देखो जो RX है सोडियम मेटल के साथ RX ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जो है 2NaX बाहर करेगा, R और R जुड़ जाएगा। अब बोलोगे अगर ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इथेन बन जाएगा, इथाइल इथाइल है तो ब्यूटेन बन जाएगा। अगर हम लोग मिथाइल और इथाइल ले लें, प्रोपेन तो बन जाएगा, थियोरेटिकली दिख जाएगा, लेकिन जो हम लोग रिएक्शन करते हैं इसमें हम लोग मिक्सचर लेते हैं, तो हो सकता है मिथेन मिथेन आपस में कंबाइन कर ले तो इथेन बन जाए, हो सकता है इथेन इथेन आपस में कंबाइन कर ले तो ब्यूटेन बना देगा, हो सकता है मिथेन इथेन कंबाइन कर ले तो प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन जो प्रोपेन बनने की टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगा, ऐसी बात नहीं है, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा, जिसके कारण हमें इसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा और बहुत सारे रिएक्टेंट्स हमें दूसरे प्रोडक्ट बनाने में वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उर्ज रिएक्शन कैन नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स या ऑड नंबर क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिस्कस द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये है बेंजीन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के बीच में, देख रहे हो 6 कार्बन एटम है तो सबके बीच एक एक सिग्मा बॉन्ड, और जो ये p ऑर्बिटल है 2p, ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन डी है हमारे पास, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड विथ एग्जांपल, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले अगर डिफाइन करोगे कोवैलेंट बॉन्ड को, तो कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन 2 एटम्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या अगर छोटे एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन लेंगे तो इसमें डुप्लेट बनता है। तो डिफाइन क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट in case of elements having any one cell is called covalent bond। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्लोरीन लें तो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है,
दूसरे क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, एक ये शेयर किया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से एग्जांपल से हम लोग इसे बता देंगे। ठीक है, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन, ये इसकी फॉर्मेशन बताना है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके पहले देखो इसके टाइप्स ही बता दिया, सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा H2 में, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो दो डिफरेंट एटम के बीच बनेगा, जैसे कि H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, तो इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा जो सेम एटम के बीच बनेगा, जैसे F2 में फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच, H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, दिस इज़ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। इसी के ऑप्शन में व्हाट इज मींट बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द शेप ऑफ sp, sp2, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, उस चाहे वो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो या वैकेंट हो, वो इंटरमिक्स होके इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इट में बी डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग ए स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, एंड give rise to hybrid orbitals of equivalent energies. The new orbitals formed are called hybrid orbitals and this process is called hybridization. ठीक है, इसमें बहुत टाइप्स होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और d2 sp3 और dsp2 ये भी होता है, और ये दोनों हम लोग 12th में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है किसका किसका शेप बताना, sp, sp2 और sp3। sp में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो आपस में लीनियरली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, इस तरह से लीनियरली अरेंज्ड होंगे 180 डिग्री पे। तो इस तरह से बनाएंगे बेरिलियम sp लीनियरली अरेंज्ड होंगे। sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, इसके छोटे वाले लोब भी आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो bf3 एग्जाम्पल, sp3 का एक CH4 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपको लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉलोइंग, ड्यूमाज मेथड, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जो कि अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो ड्यूमाज मेथड में हम लोग अब इसमें पूरा कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, 5 मार्क्स में 2 पूछ लिया तो थोड़ा शॉर्ट में बताना है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो हमने बताया था P1 B1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, और उससे मोल निकाल के परसेंटेज निकालने वाला वो कैलकुलेशन करना है। ड्यूमाज मेथड का थ्योरी लिखना है, डायग्राम छोड़ सकते हैं क्योंकि दो बनाया है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, 2 सॉल्वेंट लेते हैं और ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो आपस में इंटरमिक्स नहीं हो, और प्योर सब्सटेंस एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो और इम्प्योरिटी दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व हो, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चे मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग में कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो बेंजीन रिंग है इसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा ये ग्रुप -m ग्रुप है या +m ग्रुप है। अगर -m ग्रुप है तो इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि जो -m ग्रुप है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे नहीं आएगा और ये किस पोजीशन पे जाएगा, फिर मेटा पोजीशन पे। ठीक है, दूसरा है और ये क्वेश्चन ना मैंने आगे वाला बता दिया, चलो पहले यही कर लेते हैं। देखो जो फंक्शनल ग्रुप है -m वाला पहले बताया, NO2 -m ग्रुप है, तो ऑर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे। और अगर +m ग्रुप लगाएंगे जैसे कि OH है, तो ऑर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है इसी पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे। तो जो +m ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप या ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होगा, और जो -m ग्रुप है वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। उससे पहले था व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप को हमें डिफाइन करना था, इसमें ये नहीं पूछा था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। तो फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स
within a molecule that has similar chemical properties whenever it appears in various compound and it determines all the physical and chemical properties of molecule। जैसे कि अल्कोहल है, इसके लिए OH, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH, इसी दोनों का पूछा है। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक सीरीज होता है कंपाउंड्स का जिसमें कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स के बीच मॉलिकुलर फार्मूला का CH2 का डिफरेंस होगा, मॉलिकुलर मास में 14 AMU का डिफरेंस होगा और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, जनरल फार्मूला सेम होगा। एग्जांपल के लिए अल्केन, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी हमने देख लिया। अब ये क्वेश्चन हमने पहले देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्वेशन फॉर कंबसन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है C4H10। कंबसन मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। दूसरा है पेंटीन, पेंटीन होता है C5H10। ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। तीसरा हेक्साइन, हेक्साइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो C6H10 हो गया हेक्साइन, इसको भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देगा, हीट एनर्जी। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट पार्ट है टॉलिन। टॉलिन होता है बेंजीन के साथ CH3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C6H5 और CH3, दैट इज C6 है तो C7 हो गया, H8 हो जाएगा। तो इसको भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस पेपर को डिस्कस कर सकते हैं।